Good morning, my dear students. Welcome back to my YouTube channel. जैसा कि मैंने पिछले क्लास को एंड किया था हिस्ट्री का, मैंने आप लोगों को बताया था कि केमिस्ट्री क्लास जल्दी आने वाली है। मैंने क्लास में केमिस्ट्री कुछ पढ़ा रखा था आप लोगों को। उस टॉपिक को छोड़ के मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वो टॉपिक कहाँ से स्टार्ट करूँ, किसको समझ में आएगा, किसको नहीं आएगा। तो एक नया चैप्टर हमारे पास है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये नया चैप्टर आज से स्टार्ट होगी और आप लोग ध्यान से इसको देखेंगे। बहुत ही आसान चैप्टर है और ये इंशाल्लाह जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। बड़े ही ध्यान से समझेंगे बातों को और बड़े ही ध्यान से नोट भी करेंगे आप इनको, ठीक है। तो टॉपिक हमारा क्या है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। यार हर कोई जानता है केमिकल क्या होता है ना, और रिएक्शंस के बारे में भी हर कोई जानता है, इक्वेशंस के बारे में भी हर कोई जानता है। बट नीड टू बी नो हेयर, यहाँ जानने की ज़रूरत है कि केमिकल क्या है इन द सेंस ऑफ केमिस्ट्री, रिएक्शंस क्या है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ केमिस्ट्री, इक्वेशंस क्या है, ये सब यहाँ पे जानने की ज़रूरत है। तो पहली चीज़ की तरफ हम लोग चलेंगे, क्या कि केमिकल रिएक्शंस होते क्या है ना। मैं अगर बात करूँ, केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, सिर्फ ये प्रोसेस है, ध्यान रखना। मैं बोल रहा हूँ जिस तरह से उस तरह से आपको बोलना है। केमिकल रिएक्शंस यह एक प्रोसेस है ना, जिससे एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। एक प्रोसेस है जिससे एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल के लिए आप आयरन को छोड़ दो, एयर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर के आयरन कुछ देर बाद, कुछ दिनों बाद, लंबे समय बाद उसमें रस्टिंग आ जाती है ना। रस्टिंग एक नया केमिकल सब्सटेंस है ना। इसलिए उसमें कहते हैं हम लोग कि यार ये केमिकल रिएक्शन हुआ किसके किसके प्रेजेंस में, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आयरन के साथ केमिकल रिएक्शन हुआ तो बना क्या, रस्टिंग बना है जी। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं मेरे पास। जैसे मान के चलो कि आपके पास सोडियम रखी है और आपके पास क्लोरीन रखी है, समझ रहे हो। क्लोरीन इज अ गैस है ना, सोडियम इज अ सॉलिड स्टेट। सोडियम आपके पास रखी हुई है, क्लोरीन आपके पास रखी हुई है, दोनों को ना एक कंटेनर में डाल दिया आपने। क्या कर दिया? दोनों को एक ही कंटेनर में डाल दिया, सोडियम को और क्लोरीन को। पता है आपको, कोई दो केमिकल सब्सटेंस को एक कंटेनर में नहीं रख सकते आप। दोनों डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस हैं, दोनों को अलग अलग कंटेनर यानी अलग अलग डब्बे में रखना होता है। अब अगर कोई दो केमिकल्स को एक डब्बे में डाल दो तो पक्का कुछ न कुछ दुर्घटना होना ही चाहिए। तो वहाँ दुर्घटना जो हो रहा है, उस दुर्घटना के दौरान जो नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, ये जो सारा प्रोसेस हुआ, यही प्रोसेस कहलाता है केमिकल रिएक्शंस। कि वहाँ पे क्या हो गई, केमिकल रिएक्शन हो गया है। केमिकल रिएक्शंस के दौरान एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। इसलिए मैंने डेफिनेशन भी ऐसा ही लिखा है कि इट इज़ अ प्रोसेस। ध्यान रखना, केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है बाय विच अ न्यू केमिकल सब्सटेंस फॉर्म्ड when one or more chemical substance react with another chemical substances। कहता है कि एक प्रोसेस है जिसमें एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, जिसमें एक और एक से ज़्यादा केमिकल सब्सटेंस एक दूसरे केमिकल सब्सटेंस से रिएक्ट करता है ना। जैसे NOH एक केमिकल सब्सटेंस है, प्लस HCl ये भी एक केमिकल सब्सटेंस है ना। NaOH प्लस HCl को अगर आप एक कंटेनर में रखते हो, NaOH समझ रहे हो, ये बेस है, और HCl क्या है, एसिड है। NaOH इज अ बेस, HCl इज अ एसिड। जब एक बेस और एक एसिड को मिलाए तो उसमें से क्या निकल के सामने आया भैया, तो नमक निकल के आया। NaCl नमक निकल के आया और वाटर भी निकल के आया, ठीक है। तो यह एक नया केमिकल सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन हुआ, जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि यार यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हुआ। क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन हुआ। चलो हम लोग जानते हैं केमिकल रिएक्शन थोड़ी बहुत समझ में आई गई होगी कि यार दो या दो से अधिक या एक से अधिक कोई भी सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस को आपस में मिला दो और मिलाने के बाद जो नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, ये जो प्रोसेस हुआ, इसी प्रोसेस को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच आ न्यू केमिकल सब्सटेंस फॉर्म्ड, ठीक है। अब कहता है कि यार रिएक्टेंट क्या है।
तो पहले भी मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था कि रिएक्टेंट जो केमिकल रिएक्शंस के दौरान जो केमिकल सब्सटेंसेस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो केमिकल सब्सटेंसेस रिएक्टेंट कहलाता है। केमिकल रिएक्शन करने के लिए जो सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं वो रिएक्टेंट कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हमने अभी केमिकल रिएक्शन करने के लिए इस सब्सटेंस का इस्तेमाल किया। कौन सा सब्सटेंस भैया? यानी ये वाले सब्सटेंस का हम लोगों ने इस्तेमाल किया, NaOH का हम लोगों ने इस्तेमाल किया, प्लस HCl का इस्तेमाल किया। एक केमिकल सब्सटेंस है जिससे हमारा क्या बना, NaCl प्लस H2O। ठीक है, तो कहता है रिएक्टेंट कहता है कि जो केमिकल सब्सटेंस हम लोग लेते हैं रिएक्शन करने के लिए वही केमिकल सब्सटेंस रिएक्टेंट कहलाता है। और रिएक्शन होने के बाद जो केमिकल सब्सटेंस आपके सामने नजर आता है नया, यानी न्यू केमिकल सब्सटेंस, जैसे NaCl इज अ न्यू केमिकल सब्सटेंस, वो आपका प्रोडक्ट कहलाता है। तो व्हेन वन और मोर केमिकल सब्सटेंसेस रिएक्ट विथ ईच अदर कॉल्ड रिएक्टेंट, जब एक या एक से अधिक केमिकल सब्सटेंसेस एक दूसरे से रिएक्ट करता है उसी को हम लोग रिएक्टेंट कहलाते हैं। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। अब बात ये आती है, दूसरा डेफिनेशन भी मैंने लिखा है, आपको अलग से, आपको जो डेफिनेशन याद करने की जरूरत है रिएक्टेंट का कर सकते हैं। दूसरा डेफिनेशन मैंने लिखा है कि द सब्सटेंसेस टू द लेफ्ट ऑफ द एरो इन अ केमिकल इक्वेशंस कॉल्ड रिएक्टेंट। कहता है कि यार ये वाला एरो है, ये क्या है आपका, ये वाला एरो है, इस एरो के लेफ्ट साइड में आप देखोगे क्या है, NaOH प्लस HCl। ठीक है, इस एरो के लेफ्ट साइड में क्या है, NaOH प्लस HCl, NaOH प्लस HCl। अब एरो के लेफ्ट साइड होने से रिएक्टेंट कहलाता है, एरो के राइट साइड होने से प्रोडक्ट कहलाता है। तो सिंपल ही है, रिएक्टेंट का मैंने डिफिनेशन लिख दिया है, प्रोडक्ट का मैं डिफिनेशन लिख दिया। कभी कभी पूछता है 1 नंबर 2 नंबर में कि व्हाट इज रिएक्टेंट एंड व्हाट इज प्रोडक्ट। ठीक है, द सब्सटेंस टू द लेफ्ट ऑफ द एरो इन अ केमिकल इक्वेशंस कॉल्ड रिएक्टेंट। एरो के लेफ्ट में है तो रिएक्टेंट कहलाएगा, और एरो के राइट में है तो प्रोडक्ट कहलाएगा। व्हेन द न्यू केमिकल सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, दूसरा डेफिनेशन ये भी है कि एक नया केमिकल सब्सटेंस जो फॉर्म्ड होता है केमिकल रिएक्शंस के बाद, वो नया केमिकल सब्सटेंस प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, इसके बारे में मैंने क्लास में भी बहुत सारी डिस्कशनें की है। ठीक है, आगे चलते हैं, हम लोग समझते हैं केमिकल इक्वेशंस क्या है। देखो, केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशंस ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन के बारे में तो आप जानते ही हैं कि एक प्रोसेस है, तो क्या केमिकल इक्वेशंस भी एक प्रोसेस है? नहीं। क्या केमिकल रिएक्शन हम लोग कहते हैं कि दो केमिकल सब्सटेंस को आपस में मिला दो और एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ, तो इसी प्रोसेस को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। लेकिन क्या केमिकल इक्वेशंस भी वही है? कहता है नहीं, केमिकल इक्वेशंस वो नहीं है कि दो सब्सटेंस को आपने मिला दिया एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ, वो केमिकल रिएक्शन कहलाता है। नहीं यार, ऐसा नहीं है। केमिकल इक्वेशंस एक रिप्रेजेंटेशन है, किसका रे? केमिकल सब्सटेंसेस का। ध्यान से सुनना, केमिकल इक्वेशंस एक रिप्रेजेंटेशन है, किसका? केमिकल सब्सटेंसेस का। किसके रूप में? एक फॉर्मूला के रूप में। जैसे आप क्या लिखते हो फॉर्मूला के रूप में कि ax² प्लस bx प्लस c लिखते हो ना यार, है? तो ये ax² प्लस bx प्लस c जो आपने लिखा है, ये क्या लिखा है आपने? एक इक्वेशन लिखा है। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 आपने क्या लिखा? ये एक इक्वेशन लिखा ना। तो रिप्रेजेंटेशन किया आपने, a को, x को, b को, x को, c को, है ना। तो उसी तरह से इक्वेशन कहता है कि यार केमिकल सब्सटेंसेस का रिप्रेजेंटेशन होना, उसके सिंबल का इस्तेमाल करके, क्या सिंबल का इस्तेमाल करके, हाइड्रोजन लेना तो हाइड्रोजन का सिंबल लेना, ऑक्सीजन लेना तो ऑक्सीजन का सिंबल लेना। अब जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सिंबल इस्तेमाल करते, बीच में प्लस साइन देते, फिर एरो का साइन देते, फिर उधर प्रोडक्ट बनाते, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है H2O2 H2O, ये सब जो रिप्रेजेंटेशन किया है प्लस एरो दे करके, ये रिप्रेजेंटेशन ही एक इक्वेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? इक्वेशन कहलाता है। सिंपल ध्यान रखना, केमिकल रिएक्शन इट इज अ प्रोसेस बाय विच अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड
केमिकल इक्वेशन इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस बाय द सिंबल्स ऑफ सब्सटेंसेस। कहता है कि ये रिप्रेजेंटेशन है जो सब्सटेंसेस का सिंबल्स, यानी सिंबल ये है ना आपका, सब्सटेंसेस का सिंबल ये है आपका H2O2 प्लस H2O, सिंबल का इस्तेमाल करके हम लोग इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। आप AX² प्लस BX प्लस C भी लिख सकते हो, BX प्लस C, ये भी आपका क्या है, एक इक्वेशन है, ये भी आपका क्या है, एक इक्वेशन है। x प्लस वाई इक्वल टू 15, ये भी इक्वेशन है। A प्लस बी क्या देता है, 2AB ETC जो भी है वट एवर, ये भी एक केमिकल इक्वेशन है। तो केमिकल इक्वेशन एक रिप्रेजेंटेशन है केमिकल सब्सटेंसेस का, उसके सिंबल का इस्तेमाल करके, है ना। सिंबल मतलब H2O2 सिंबल ये है ना, फॉर्मूला के रूप में H2 एक फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला के रूप में, दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। केमिकल इक्वेशन एक रिप्रेजेंटेशन है किसका, केमिकल रिएक्शंस का, किसके द्वारा, तो उसके सिंबल के द्वारा, है ना, फॉर्मूला के रूप में, किसके रूप में, फॉर्मूले के रूप में है, ठीक है। ऐसे याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। कुछ केमिकल रिएक्शंस के साइन होते हैं, अरे जैसे अगर एप्पल को काट के फ्रिज में रख दो तो एप्पल के ऊपर रेड कलर आ जाता, नहीं, एक कलर में चेंजेस होएगा, है। तो इससे पता चलता है कि यार ये केमिकल रिएक्शन हो गया है। अब कोई सामान आप बना के रख दिया घर में, 3 दिन बाद देखो उससे बदबू निकल आती है, इससे क्या पता चलता है, स्मेल से, कि यार इसमें कोई केमिकल रिएक्शन हो गया है ना, कुछ निकल रहा है, इसमें से गैस निकल रहा है ना, एब्यूलेशन ऑफ गैस निकल रहा है, तो ये क्या हो गया, केमिकल रिएक्शंस हो गया। कोई भी आपसे पूछे कि यार केमिकल रिएक्शंस का साइन क्या होना चाहिए, तो आप क्या कहोगे कि केमिकल रिएक्शंस का साइन क्या होना चाहिए, कुछ नहीं, यही पता चलता है कि यार उसमें उसका स्टेट में चेंज हो सकता है, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, है ना। स्टेट में चेंज होगा तो केमिकल रिएक्शंस कहलाएगा। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस, दैट इज कॉल्ड, है ना, लिक्विड से आपने सॉलिड बनाया, जो भी है। H2 प्लस O2 दो गैस को मिला करके वाटर बना दिया, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस, है ना। सब्सटेंसेस में चेंज हो गया, दो गैस मिल करके एक लिक्विड बना दिया, H2 भी गैस है, O2 भी गैस है आपका, है ना, दोनों गैस मिल करके क्या बना दिया, एक लिक्विड H2O बना दिया। तो ये उसका स्टेट में चेंज हो गया, दोनों, ये गैस था, गैस से लिक्विड बन गया, तो स्टेट में जो चेंजेस आपने किया, है ना, तो ये आपका साइन है किसका, केमिकल रिएक्शंस का, ठीक है। चेंज ऑफ कलर ऑफ सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस का कलर चेंज होता है, ये भी एक साइन है किसका, केमिकल रिएक्शन का, कि यार एप्पल को आपने काट के रख दिया तो उसमें ऊपर में ना रेड आ गया, कलर चेंज हो गया, तो ये कलर चेंज हो गया किसकी वजह से, क्योंकि क्या केमिकल रिएक्शन हुआ उसमें, ठीक है। केमिकल रिएक्शन का साइन ही ये सब चीज़ें होती है। एब्यूलेशन ऑफ हीट, कभी कभी केमिकल रिएक्शन से क्या होता है कि यार हीट बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व होता है, जैसे एसिड में आप कोई पानी डाल दो तो हीट निकलता है ना, जैसे आप घर को चूना करते हो तो चूना में पानी डाल दो कभी कभी तो उसमें से बहुत ज़्यादा हीट निकलता है ना, तो इससे पता क्या चलता है कि यार हीट निकलने से किसी भी सब्सटेंसेस का मतलब कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ऑब्जर्वेशन ऑफ हीट, हीट को भी ऑब्जर्व करने के बाद केमिकल रिएक्शन होता है। कभी कभी क्या होता है कि हीट को ऑब्जर्व करता है, जैसे खाना बनाओ तो पहले हीट ऑब्जर्व करेगा, उसके बाद हीट को रिलीज करेगा, है ना, तो हीट ऑब्जर्व करना भी एक केमिकल रिएक्शंस का साइन है। एवोल्यूशन ऑफ गैस, देखो गैस निकलती है, सब कुछ सबको पता है कि यार गैस निकलना है, इसका मतलब है कि यार केमिकल रिएक्शन हो रहा है वहाँ पे, इसलिए गैस निकल रही है ना। अब लाइट भी निकलना कभी कभी, तो क्या होता है कि यार केमिकल रिएक्शन हो रहा है इसलिए लाइट इमर्ज हो रही है, ठीक है। कभी कभी आपने देखा होगा कि यार स्पार्किंग हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इसका मतलब कि लाइट ही निकल रही है, कभी कभी चिंगारी निकल रही है, केमिकल रिएक्शन होने से ही कभी कभी स्पार्किंग हो जाती है ना। चलो आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या है, आगे की टॉपिक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हम लोगों ने दो चीज़ पढ़ा है अभी, केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। अब एक और चीज़ है हमारे पास, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, जो कि हमने इससे पहले भी पढ़ा था कि यार केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड कैसे किया जाता है ना। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, कहता है कि यार अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज़ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल ऑन बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड्स ऑफ द रिएक्शंस। क्या हुआ कि जो ये 2H2 लिखा है, इसका एटम को काउंट करो, 4 हाइड्रोजन है, O2 लिखा है, इसका एटम को काउंट करो, कितना ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, इधर 4 हाइड्रोजन, तो इधर भी 4 हाइड्रोजन होना मांगता है, देखो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन है, इधर 2 ऑक्सीजन, तो इधर भी 2 ऑक्सीजन होना मांगता है, तो देखो ऑक्सीजन यहाँ
और एज अ कोफिशिएंट 2 इस्तेमाल हम लोगों ने किया। इसके बारे में क्लास में बातचीत हो चुकी है। ये जो 2 हमने लिखा है वो कोफिशिएंट है और एच के नीचे जो 2 है वो सबस्क्रिप्ट कहलाता है ना। तो 2 जो कोफिशिएंट होता है वो जितना भी एलिमेंट होगा सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे 2 एच के साथ भी मल्टीप्लाई है ना एज अ कोफिशिएंट, और ये 2 जो है आपका एज अ कोफिशिएंट जो है वो आपका ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई है। तो इधर ऑक्सीजन का 2 एटम, हाइड्रोजन का भी 4 एटम, इधर भी ऑक्सीजन का 2 एटम, हाइड्रोजन का 4 एटम, यानी रिएक्टेंट साइड का एटम इक्वल टू है प्रोडक्ट साइड के एटम का। तो यही जो इक्वेशन है, इसी इक्वेशंस को बैलेंस्ड इक्वेशन कहा जाता है कि यार दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। When both the sides in a reactant side or in a product sides the number of atoms will be equals। कहता है कि जब नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड इक्वल हो, बराबर हो, तो उस इक्वेशन को हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। समझ में आई क्या? कि जब रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड का नंबर ऑफ एटम्स, जितना एटम रिएक्टेंट साइड हो उतना एटम अगर प्रोडक्ट साइड भी हो, तो आपका क्या कहलाएगा, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, इसमें नोट करने वाली एक बात है कि यार कोई रिएक्शन बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होना क्यों ज़रूरी है। कहता है कि यार अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शंस। कहता है कि यार केमिकल रिएक्शन जब भी आप करते हो तो कभी ज़िंदगी में मास का ना ही डिस्ट्रॉय होता है ना ही मास बनता है ना। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है। सेकंड लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, मतलब केमिकल्स का जो लॉ है, केमिकल कम्बिनेशन का जो लॉ है, उसका सेकंड लॉ ये है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंटोनी लेबोजियर ने दिया था। ये कहता है कि जब कोई रिएक्शन आप करो, रिएक्शन के दौरान ना कभी आप मास अलग से बना सकते हो, ना कभी आप मास को बर्बाद कर सकते हो। जैसा हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया, हाइड्रोजन का जितना मास है वो फिक्स्ड है, उसमें आप 5 किलो हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन एटम में 5 किलो बढ़ा नहीं सकते, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम को 25 किलो बना नहीं सकते। मतलब ये कि कोई अलग से मास उसमें ऐड होता ही नहीं, जितना मास फिक्स्ड है उतना ही छोएगा वो। और बनने के बाद कोई नया सब्सटेंस का, जैसे H2O बना, उसका भी मास दोनों फिक्स्ड ही होगा। हैं? पता ये चला कि रिएक्शंस में ना ही आपने मास को बर्बाद किया और ना ही आपने मास को बनाया। जितना मास का आपने रिएक्टेंट के तरफ लिया था, है ना, उतना मास का प्रोडक्ट के तरफ भी बनेगा। ठीक है, टू ओबे दिस लॉ, इस लॉ को ओबे यानी पालन करने के लिए, द टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन प्रोडक्ट्स। कहता है कि यार इस लॉ का पालन करने के लिए रिएक्टेंट साइड में जितना, रिएक्टेंट साइड का एलिमेंट्स का जो टोटल मास होगा, रिएक्टेंट साइड का जो एलिमेंट्स का टोटल जो मास होगा, वो टोटल मास क्या, प्रोडक्ट साइड के एलिमेंट्स के इक्वल होना चाहिए, है ना। यानी रिएक्टेंट साइड में H2+O2 है और प्रोडक्ट साइड में 2H2O है ना। तो रिएक्टेंट साइड में जितना मास है उतना मास प्रोडक्ट साइड में भी होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करेंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या है हमारा, थोड़ा सा टॉपिक हमारा बच्चा है, इम्प्लीकेशन ऑफ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस। इम्प्लीकेशन क्या कहलाता है? इम्प्लीकेशन का मतलब क्या होता है यार? क्या कोई भी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस क्यों बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होना मांगता है, वो क्या बताता है हमें, है ना। तो 3 चीज़ें बताती है हमें। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या बताती है? 3 चीज़ें बताती है। इम्प्लीकेशन मतलब 3 चीज़ें बताती है। क्या क्या? द केमिकल इक्वेशन विल सेटिस्फाई द सेकंड लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। सबको पता है कि यार केमिकल इक्वेशन क्या है, हमेशा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज वो केमिकल इक्वेशंस फॉल्स हो जाएगा। दूसरी बात कहती है बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। क्या कहती है? कहती है कि यार इट्स क्लियर दैट, इसका मतलब ये क्लियर है कि जो टोटल मास होगा रिएक्टेंट साइड वो बराबर होगा प्रोडक्ट साइड का। क्यों बराबर होगा? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है ना। जैसे मैंने एग्जांपल में दे दिया आप लोगों को कि NaCl प्लस Na+Cl अगर आप देखते हो, है ना, Na की मास और Cl की मास बराबर NaCl बनता है ना, Na+Cl = NaCl। तो Na की मास 23U होता है और क्लोरीन की मास 35U होता है। तो आप दोनों तरफ ऐड करके चेक करके आप देख सकते हो। चेक आउट द मास ऑफ रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड।
रिएक्टेंट साइड का मास और प्रोडक्ट साइड का मास आप चेक कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको 9th में पढ़ा चुका है। हाँ, तीसरा पॉइंट कहता है बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तीसरी बात कहती है कि यार इन अ केमिकल रिएक्शन हैज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स इक्वल ऑन बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड्स ऑफ द रिएक्शन। जैसा कि तीसरी बात क्या कहती है बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस, कि यार जो ईच एलिमेंट्स है रिएक्टेंट साइड का और जो ईच एलिमेंट है प्रोडक्ट साइड का, उसका जो एलिमेंट्स का नंबर ऑफ एटम होगा, यानी रिएक्टेंट साइड का हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम यहाँ पे 2 और 2 4 है, ठीक है। तो इधर भी हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम्स 2 और 2 4 है। इधर ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम्स 2 है, तो इधर भी ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम्स 2 है, क्योंकि कोफिशिएंट एज अ 2 है, ठीक है। तो पता ये चलता है कि तीसरी बात ये कहती है कि केमिकल रिएक्शंस में जो इक्वेशंस आप लिखते हो, उस इक्वेशंस में जो रिएक्टेंट साइड होगा, रिएक्टेंट साइड का जो जितना एलिमेंट भी आप लोगे, उस एलिमेंट का हर एटम इक्वल होगा प्रोडक्ट साइड के एलिमेंट्स के एटम के बराबर। यानी हाइड्रोजन का इधर अगर 2 एटम है तो उधर भी हाइड्रोजन 2 एटम होना मांगता है। दैट इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक है। आगे वाली टॉपिक देखते हैं, क्या है आगे वाली टॉपिक हमारी, ठीक है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो मैंने पीछे बताई ना वो बेसिक चीज़ें हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशंस क्या होता है, ठीक है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखनी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो आपने 9th में भी देख लिया है, उसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के बारे में आप लोग को थोड़ा ध्यान रखना है कि यार बैलेंस कैसे करते हैं, जो मैंने 9th में आपको बता चुका है कि यार किसी भी रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना है। बाकी मेन जो चीज़ें हैं ये आपको ध्यान रखने हैं। क्या ध्यान रखने हैं? केमिकल रिएक्शंस को ध्यान रखने हैं कि यार केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। देखो केमिकल रिएक्शन तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। कम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स। तो देखो हमारी क्लास लंबी हो गई है, 20 to 23 मिनट्स की वीडियो बन चुकी है। आप एक बार ध्यान से इसको देखना और ध्यान से नोट करके एक बार पढ़ने का कोशिश करना। इंशाअल्लाह ताला आपको समझ में 100% ही आएगा। और जो हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन लिखा है ये एक एक करके पढ़ेंगे ताकि हम लोग को ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट भी है, इसके चक्कर में हम लोग इसको एक दो करके पढ़ेंगे क्लास में, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं छोड़ के जा रहा हूँ आप लोग के लिए। मुझे कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर हर हाल में चाहिए। हर बच्चों से मुझे इसका आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब में। वाई डू केमिकल इक्वेशंस नीड टू बी बैलेंस्ड? केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने की क्यों ज़रूरत है, इसका आंसर मुझे चाहिए। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय, सब बखैर, अल्लाह हाफिज़।